Hello students, welcome to English literature videos of Unnen Classes Baka. Today we are going to explain a poem written by William Shakespeare. He is the greatest playwright and poet of the world. तो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं द मैरिज ऑफ ट्रू वाइट्स, विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को कंपोज किया है। आप सबको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर में सबसे बड़ा नाम है प्ले राइट्स एंड एज अ पोएट। तो उनके बारे में उनका लाइफ स्केच पहले देख लेते हैं। About the poet, the greatest poet and playwright in English was the third of 8 children born to a glowmaker in Stratford upon Avon in England. इंग्लैंड में एक जगह है, मिडलैंड करके एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1564 में उनका जन्म हुआ था। अप्रैल 23 डेट है। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन करके एक जगह है, छोटा सा टाउन है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और वो अपने जो उनके पेरेंट्स थे वो ग्लव्स बनाते थे, दस्ताना जो होता है वो ग्लव मेकर उनके पेरेंट्स थे। उनके यहाँ 8 चिल्ड्रन में से वो थर्ड चाइल्ड थे। और ही रिसीव्ड अ लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, हालांकि वो एक बहुत बड़े प्ले राइट थे, पोएट भी थे, लेकिन उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा लेकिन उनकी पढ़ाई जो है बाद में ग्रामर स्कूल में हुई और काफ़ी इंटेंस लेवल पे हुई और उनका ग्रामर जो है बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद एट द एज ऑफ 18, सिर्फ वो 18 साल के थे, उस टाइम वो उन्होंने शादी कर ली अपने से 8 इयर्स सीनियर से, जिनका नाम था एनी हैथवे। ठीक है, उनसे 8 साल बड़ी थी। बाद में वो उनके जस्ट शादी हुई, उसके बाद वो लोग लंदन मूव कर गए। वहाँ पे कुछ ही सालों में उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब एक्टिंग में उनका नाम हुआ, नेम एंड फेम हुआ एक्टिंग में। Within few years he was well known as a leading actor and playwright. उनका वर्क्स देख लेते हैं। उन्होंने टोटल नंबर ऑफ प्लेस 37 प्लेस उन्होंने लिखा और उसमें उन्होंने कॉमेडी, रोमांटिक सब सारे तरह के उन्होंने प्लेस लिखे। उसमें ट्रेजेडीज़ जो हैं वो कुछ फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। द ग्रेट ट्रेजेडीज़ इंक्लूड हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। सभी जो ये ट्रेजेडीज़ का मतलब होता है जिसका एंड बहुत ही ट्रेजिक हो, जिसमें कि प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो लास्ट में या तो डेथ हो जाती है या हीरोइन की डेथ हो जाती है। इस तरह की एंडिंग उसमें ट्रेजेडीज़ में देखा जा सकता है। और जो ये मूवी, इसमें ओथेलो जो है, अभी इंडियन मूवीज़ में एक ओंकारा करके पिक्चर आई है, वो बिल्कुल सेम टू सेम ओथेलो स्टोरी पे ही बेस्ड है। हैमलेट 1602 में आई, ओथेलो 1604 में आई, किंग लियर 1605 में एंड मैकबेथ है 1606 में। ही रोट टोटल नंबर ऑफ 37 प्लेस। ही रोट 154 सोनेट्स। सोनेट्स क्या होते हैं? सोनेट्स 14 लाइन का एक पोएम होता है और जो स्पेशल राइम्स के साथ वो 14 लाइन का पोएम जो है वो स्पेशल राइम्स के साथ आता है। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स है 154 सोनेट्स। हुआ ये था कि उस टाइम पे उनका एक थिएटर हुआ करता था, ग्लोब थिएटर। और जैसे अभी हमारे इंडिया में कुछ सालों पहले कोरोना करके एक जो है पेंडेमिक डिजीज़ आया था, जिसकी वजह से सारी गैदरिंग्स और ग्रुप गैदरिंग्स बंद कर दी गई थी। तो उस टाइम पे एक प्लेग जो है आई थी, उस टाइम शेक्सपियर के टाइम पे प्लेग करके एक पेंडेमिक डिजीज़ हुई थी और गैदरिंग्स को बंद करने के लिए, गैदरिंग्स को ज़्यादा ग्रुप और ज़्यादा लोगों का मिलना-जुलना ना हो, इससे सारे एंटरटेनमेंट वगैरह जो भी जगह थे उनको बंद कर दिया गया, शट कर दिया गया। तो उसमें ग्लोब थिएटर को भी बंद कर दिया गया था और उस टाइम खाली टाइम था, तो उन्होंने शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखना शुरू किया और 2 और बड़े पोएम्स लिखे, जिसमें एक पोएम है वीनस एंड एडोनिस एंड एक और पोएम है द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस। और ये 154 सोनेट्स, जो सारे सोनेट्स जो हैं वो लव के बारे में ही है, रोमांटिक लव के बारे में ही है। सम ऑफ देम आर addressed to an attractive young man, the Earl of Southampton. Earl of Southampton, अर्ल एक पोजीशन है, जैसे इंडिया में नवाब वगैरह होते हैं उसी तरह से वहाँ पे अर्ल होते हैं। वो एक ओहदा होता है, बहुत बड़े लोगों का ओहदा होता है। तो साउथहैम्पटन, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, वो एक पैट्रन, वो शेक्सपियर के पैट्रन भी थे और वो उनको जो है प्ले राइट्स वगैरह, प्लेस वगैरह के लिए खर्च वगैरह प्रोवाइड करवाते थे। तो
और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव यंग मैन थे। उनका नाम फेयर यूथ भी कहीं-कहीं बुक्स में हमको देखने को मिलता है। और उनका नाम था विलियम हर्बर्ट, whom the poet urges to marry। यहाँ तक बात थी कि वो उनको मैरिज करने के लिए भी कई बार प्रपोज़ल दे चुके थे। ही रोट टू अ मिस्टीरियस, बाकी के जो उसमें से 128 सोनेट्स जो हैं, 128 सोनेट्स जो है वो डब्ल्यूएच को एड्रेस थे, बाकी के 28 सोनेट्स जो हैं डार्क लेडी को एड्रेस थे। डार्क लेडी मिस्टीरियस लेडी है, उसके बारे में उसका ज़्यादा पता नहीं है, जस्ट इतना ही पता है कि वो एक डार्क लेडी को 28 सोनेट्स जो हैं उसको डेडिकेटेड थे। ही वाज़ ऑल्सो नोन एज़ सोनेटियर। उन्होंने इतने सारे सोनेट्स लिखे और इतने अच्छे सोनेट्स लिखे कि उनका एक टाइटल ये भी था, सोनेटियर भी उनको कहा जाने लगा। और उनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता था। बार्ड मीन्स पोएट, और जिस जगह पे वो जन्म लिए थे तो वहाँ पे एवन के वो बार्ड कहलाते थे। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया है। टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स है 154। फर्स्ट 126 सोनेट्स एड्रेस टू अ यंग मैन, और यहाँ पे 127 से लेके 52 तक सोनेट्स एड्रेस टू डार्क लेडी, और बाकी के 2 जो सोनेट्स हैं वो एक ग्रीक सोनेट्स हैं। अब यहाँ पे सोनेट एक वर्ड आया है तो उसको ज़रा मैं एक्सप्लेन करूँगी कि सोनेट होता क्या है। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है, छोटी पोएम, लिरिक पोएम होती है, और उसकी एक ख़ास राइमिंग वर्ड्स के साथ, राइमिंग स्कीम के साथ वो पोएम आती है। कोई भी 14 लाइन्स की पोएम सोनेट नहीं होगी। सोनेट उसी को बोला जाएगा जिसकी की एक ख़ास राइमिंग स्कीम होगी। बेसिकली 2 तरह के सोनेट्स होते हैं, एक पेट्रार्कन और एक शेक्सपियरियन। पेट्रार्कन जो है वो ओल्ड है, वो पहले वही चलता था पेट्रार्कन, जिसको कि इटालियन सोनेट्स भी कहा जाता है। तो उसकी जो राइमिंग स्कीम है, उसका जो स्कीम था, जैसे ये पेट्रार्कन सोनेट था, इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विद एन ऑक्टेव फॉलोड बाय अ सेस्टेट 6 लाइन्स, आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट। इसमें जो है ना 8, पहले जो है 8 लाइन्स होंगे, ठीक है? और उसके बाद नीचे 6 लाइन उसको फॉलो करेंगे, तो टोटल मिला के 14 लाइन्स का सोनेट हो जाएगा। सोनेट 14 लाइन्स का ही होता है। पर पेट्रार्कन की जो राइमिंग स्कीम है वो कैसे होगी? ए बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए प्लस सी डी सी डी सी डी, 8 इधर और 6 इधर। और दूसरा जो है शेक्सपियरियन सोनेट्स, जिसके ऊपर बेस्ड है हमारा जो अभी पोएम पढ़ने वाले हैं, वो उसको कहते हैं शेक्सपियरियन सोनेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स विद 3 क्वाड्रेंट्स। 14 लाइन्स में शेक्सपियरियन के सोनेट्स में क्या थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया, थोड़ा-सा उन्होंने अपने उस डिज़ाइन को बदल दिया। ये 8 प्लस 6 के डिज़ाइन को उन्होंने कैसे चेंज कर दिया, 3 क्वाड्रेंट्स ऊपर होंगी और नीचे एक कपलेट होगा। 3 क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मतलब 4 लाइन, 4 4 4 प्लस 2, 3 क्वाड्रेंट्स, 4 लाइन्स का ईच क्वाड्रेंट होगा। क्वाड्रेंट का मतलब 4 लाइन्स, 4 लाइन्स 1 2 3 4, और 3 क्वाड्रेंट्स होंगे, तो 4 इंटू 3 12, और नीचे एक कपलेट होगा प्लस 2। तो इस तरह से हम लोग 14 लाइन्स कंप्लीट कर लेते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, और उनका जो राइमिंग स्कीम है वो ऐसा रहेगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ प्लस जी जी। लेटर ऑन मैं बताऊंगी पोएम में कैसे राइमिंग स्कीम सेट होता है। हाँ, अबाउट दिस पोएम, ये जो पोएम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स पोएम जो है, ये एक तो पोएम है कि नेचर ऑफ ट्रू लव कैसा होता है, मतलब ट्रू लव का नेचर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, सच्चे प्यार में क्या क्या गुण होने चाहिए, वो इस पोएम में बताया गया है। अब इसमें देखिए, इसमें दिस पोएम इज अबाउट ट्रू लव एंड पैशन। ट्रू लव के बारे में ये पोएम है, विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिज़ायर एंड सेंसुअलिटी। ये थोड़ा अलग है, ये जो सच्चा प्यार जो है, ट्रू लव है, वो सेंसुअलिटी से अलग होता है। फिजिकली, ये सब फिजिकली इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ स्पिरिचुअल लव के बारे में बात की गई है कि अगर इंसान फिजिकली अलग भी है तो वो कैसे ट्रू लव को कंटिन्यू करता है, कैसे ट्रू लव एग्जिस्ट करता है अगर दो लोग अगर एक दूसरे से अलग है। और डिज़ायर, इसमें एक दूसरे से डिज़ायर कुछ नहीं है, इसमें फिजिकली दोनों अलग भी रह सकते हैं, साथ भी रह सकते हैं, लेकिन इसमें स्पिरिचुअली जो अटैचमेंट होता है उसके बारे में बात की गई है।
The central theme is that love bears all and love is a union or marriage of truthful minds. इसमें माइंड्स का मिलना ज़रूरी है बच्चों। इसमें हर्ट भी नहीं बोला गया, इसमें माइंड्स बोला गया। क्यों माइंड्स इसलिए बोला गया है क्योंकि माइंड जो है ना वो सब कुछ सोचता है, वो इंटेलेक्चुअली सोचता है। वो अगर वो स्ट्रांग हो गया तो वो अपने हर्ट को और बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। और इसमें इसलिए स्पिरिचुअली हमें माइंड से ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, इसलिए इसमें माइंड कहा गया है, हर्ट भी नहीं कहा गया, माइंड कहा गया है। जब पोएम पढ़ाएंगे तब पता चलेगा कि माइंड क्यों कहा गया है। ट्रूथफुल माइंड्स दैट आर फेथफुल टू ईच अदर नेवर बिट्रे ईच अदर्स ट्रस्ट। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जब दो लोगों का जब दो लोगों का मन मिलता है तो वो उसमें सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे को बिट्रे नहीं करते और हमेशा एक दूसरे के लिए वफादार बने रहते हैं। हाँ, अब जो मैंने बताया था कि राइमिंग स्कीम के बारे में, शेक्सपियरियन राइमिंग स्कीम, इस पोएम को मैं पढ़ते जाऊंगी और इसमें राइमिंग स्कीम आप देखते जाइए। Marriage of true minds. Let me not to the marriage of true minds. Admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. इसमें देखिए आप, इसमें माइंड है, फिर यहाँ फाइंड है। तो ये जो राइमिंग स्कीम कैसे मैच कर रहा है, माइंड से फाइंड, इसको मैंने ए यानी शेक्सपियरियन जो राइमिंग स्कीम है उसमें उस हिसाब से ये ए और लव रिमूव साउंड एक जैसा होना चाहिए। बी आगे देखिए। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क whose was unknown although his height be taken। इसमें मार्क बार्क, सी shaken taken, डी loves not time's fool though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come। Love alters not with his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom। E cheeks weeks come doom f if this be error and upon me proved I never write nor no man ever loved proved loved। जी इस तरह से आप देखेंगे कि शेक्सपियरियन जो मार्किंग जो उसका जो राइमिंग वर्ड्स है वो कैसे मैच करता है। ए कैसे ए किया, कैसे बी किया, इस तरह से होता है। 12 लाइन्स का और बाद में ये 2 लाइन्स का, तो उधर 12 लाइन्स की राइमिंग स्कीम प्लस लास्ट में अलग है। जी अब हम पोएम की तरफ आते हैं कि पोएम एक्चुअली ये लव के ऊपर बेस्ड कैसे है। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं फोटोज बनी हुई है राधा कृष्णा की, यहाँ पे ताजमहल की, यहाँ पे 2 डॉग्स की। क्या मतलब है राधा कृष्णा की फोटो देने का? ठीक है, तो कृष्णा एंड राधा 2 लोगों को माना जाता है कि ये दोनों ने डिवाइन और स्पिरिचुअल लव किया और सेम जिस एज में आप लोग हैं उसी एज में कृष्णा जी भी थे। और वो जो इस एज में कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है और अट्रैक्शन हो ही जाता है। इस एज का ये ट्रेट ही एडोलेसेंस एज जो है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है जिसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। और इसमें एक ट्रेट है कि अट्रैक्शन हो ही जाता है देख के, किसी जो है अपोजिट सेक्स के ऊपर की तरफ हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। और ये एज ऐसा है कि इस एज में ये क्रूशियल ईयर है हमारे करियर को लेके भी। तो और करियर और साथ में ये रिलेशनशिप, इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए ताकि एक स्टूडेंट भटके ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, इसलिए ये चैप्टर को आपके इसमें सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है। इसमें सबसे पहले राधा कृष्णा को दिया गया है कि इसमें फ़ोटो में देखिए, इसमें कृष्णा और राधा जो है एडोलेसेंस पीरियड में वो लोग जब एक साथ रहते हैं तो उन दोनों में आपस में बहुत ही ज़्यादा डीप लव हो जाता है। लेकिन कृष्णा जी बाद में थोड़े दिनों के बाद कहते हैं कि मुझे यहाँ से वृंदावन से अब जाना होगा। तो राधा जी को कहते हैं कि अब मैं छोड़कर यहाँ से वृंदावन ब्रज की भूमि में छोड़कर चला जाऊँगा। तो क्या तुम मुझे याद नहीं करोगी? तो राधा जी कहती हैं कि नहीं, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, मैं उसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं डालूँगी।
हाँ, आपको मैं याद करूँगी, कृष्णा जी कहते हैं कि याद भी नहीं करोगे, तो वो कहती हैं कि नहीं, याद उसको किया जाता है जो कभी इसको भूला जाता है। आप तो मेरे मन में हमेशा से ही रहे हैं। और रोना तो मुझे इसलिए ज़्यादा आता था क्योंकि आप साथ में जब रहते थे फिज़िकली, तो ये ज़्यादा पेनफुल था। और ट्रू लव में ना एंड्योरेंस करना पड़ता है, पेन को सहना पड़ता है, ठीक है? सेपरेशन के पेन को सहना पड़ता है और विदाउट एनी कंप्लेंट्स, ठीक है? इसको एंड्योर किया जाता है। तो राधा जी कहती हैं कि आप जाइए। तो कृष्णा जी अपार्ट हो रहे हैं, जो है अपने उधर जा रहे हैं और राधा जी भी उनसे दूर हो रही हैं। तो कृष्णा जी पलटकर देखते हैं कि इसने मुझे बोला तो सही कि रोएगी नहीं, देखूँ जो पलट के कि क्या कर रही हैं। तो राधा जी को वो जैसे ही देखते हैं, तो उन राधा जी के ऊपर खुद उनके कृष्ण भगवान की, कृष्णा की पूरी छवि, पूरी इमेज उनमें आ जाती है। और राधा जी जब कृष्णा जी को पलटकर देखती हैं, तो उनका अपना जो छवि है वो कृष्णा जी में आ जाता है। यानी दोनों सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन अपने आप में कंप्लीट है, माइंड से कंप्लीट है। ये हमें संदेश देने के लिए, ये मैसेज देने के लिए राधा एंड कृष्णा का जो ये स्पिरिचुअल लव है कि अगर प्यार करना है, अगर लव करना है, तो ऐसा करो कि माइंड से माइंड को मिलाओ। फिजिकली मत नहीं भी मिलोगे तो चलेगा, लेकिन माइंड से माइंड को मिलाना ही सच्चा प्रेम है, ट्रू लव है। और बिट्रेयल इसमें नहीं है बिल्कुल भी। सेपरेशन तो इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि माइंड से माइंड मिला हुआ है। इसलिए जो है यही स्पिरिचुअल और डिवाइन लव को डिफाइन करते हैं राधा एंड कृष्णा, ठीक है? जस्ट लाइक जब हम अपने मिरर में देखते हैं तो हमें अपना इमेज दिखता है, वैसे ही ट्रू लव में एक पार्टनर जब दूसरे को देखे और दूसरा पार्टनर जब उसको देखे, तो इन दोनों का इमेज एक दूसरे में दिखना चाहिए। वो अलग-अलग नहीं है, वो एक ही टीम के हिस्सा है। अगर एक का करियर बन रहा है, वो 4 साल की पढ़ाई के लिए दूर जा रहा है, तो दूसरा पार्टनर लगे कि मेरी ही पढ़ाई हो रही है। और उस पार्टनर को लगे कि ये पार्टनर जो मेरा घर यहाँ छूट गया, वो भी कुछ करे, अपने लाइफ में ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। तो ऑब्जेक्टिव्स को जो फ्रीडम दे, ट्रू लव में सबसे पहले होता है फ्रीडम, रिस्पेक्ट, कंप्लेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं, एक-दूसरे की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं लेकिन विदाउट एनी कंप्लेन। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फ्रीडम होती है, आप कुछ भी कीजिए, फ्रीडम होती है, ठीक है? तो ये ट्रू लव में ये सब होता है जो राधा कृष्णा ने हमें एक मैसेज दिया। दूसरा है ताजमहल। देखिए, ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बिल्ट करवाया था अपनी मुमताज़ बेगम की याद में। जब मुमताज़ बेगम डेथ हो जाती है उनकी, तो शाहजहाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुमताज़ बेगम को ही बिलवड मानते थे। उनको सबसे जो प्यारी बिलवड थी वो मुमताज़ बेगम ही थी। जब वो मर जाती हैं, डेथ कर जाती हैं, तो उनके याद में उन्होंने ताजमहल को बिल्ड करवाया। और उसको ही देख-देख कर उन्होंने ताउम्र बिताया। और लास्ट में जब वो डेथ कर गए शाहजहाँ, तो उन्होंने कहा कि मुमताज़ को जहाँ पे दफ़नाया गया है ताजमहल के अंदर, बरी किया गया है, वहाँ पे भी मुझे भी उसके बगल में ही कर दो। तो ये भी एक एंड्योरेंस है, पेनफुल रहा सेपरेशन, लेकिन स्पिरिचुअल भी रहा क्योंकि जो इंसान है नहीं, उसकी याद में पूरे लाइफ़ को हम लोग स्पेंड कर रहे हैं उसकी याद में। तो इसलिए ताजमहल को हम लोग अभी भी प्यार की निशानी के तौर पर मानते हैं, ठीक है? और यहाँ पे 2 डॉग्स बने हुए हैं, 2 डॉग्स का जो है क्या सिंबॉलिक होता है, ये लॉयल होते हैं हमेशा, ठीक है? तो 2 लोग जो आपस में प्यार है उनमें वफ़ादारी होनी चाहिए, झूठ एक-दूसरे से नहीं चलता इसमें, धोखाधड़ी नहीं चलती है, ठीक है? आप चीट नहीं कर सकते हैं, आपकी अपनी आइडेंटिफ़िकेशन जो है वही आपको अपने पार्टनर को बताना है और सामने वाले को अपना सच ही बताना है, ठीक है? अब जो है एक्सप्लेनेशन आ जाते हैं, मेरे ख़्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रू लव क्या होता है। और धीरे-धीरे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। पहली लाइन है, सबसे पहले टाइटल को मैं एक्सप्लेन कर दूँ, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहाँ पे मैरिज जो है वो कोई रिचुअल नहीं है, कोई जैसे हम आम तौर पर रिचुअल्स होते हैं, अलग-अलग धर्म में अलग-अलग तरह के रिचुअल्स होते हैं। यहाँ पे वो मैरिज नहीं है। यहाँ पे मनों का मिलना यानी ट्रू माइंड्स का यूनियन ही मैरिज है, ठीक है? एज़ अ मेटाफर भी इसको लिया गया है। मेटाफर में 2 अनलाइक चीज़ों को हम लोग मैच करते हैं और इक्वल बताते हैं, तो वो मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें मैरिज माइंड्स का करवाया गया है। मैरिज हमेशा 2 लोगों का होता है, तो माइंड्स को यहाँ पे कंपेयर करके मैरिज को मेटाफर एज़ अ मेटाफर यूज़ किया गया है। तो पहली लाइन देखते हैं।
लेट मी नॉट लेट मी नॉट नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स। लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यहाँ पे देखिए, बाद में इन लाइंस को देखेंगे। लेट मी नॉट एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स मतलब रुकावटें, एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। मैं ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि दो लोगों के बीच में सच्चा प्यार है और वो मिल नहीं सकते, उनकी मैरिज नहीं हो सकती या उनका यूनियन नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं मान सकता। अगर दो सच्चे लोग अगर आपस में मिल रहे हैं, मैं कोई एक बाधा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता दो लोगों के मिलने में। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ठीक है, तो जो है पोएट, अगेन मैं एक बात बता दूं कि पोएट कह रहे हैं कि मैं ऐसी कोई भी बाधा एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अगर दो सच्चे मन आपस में यूनाइट होना चाह रहे हैं, यूनाइट होना चाहते हैं। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। वो प्यार प्यार ही नहीं जिसमें कुछ बदलाव आ जाए और प्यार खत्म हो जाए। ठीक है, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और प्यार मुड़ जाए, प्यार झुक जाए, कोई रिमूवर, कोई तरह की बाधा आ जाए, कोई तीसरा आ जाए रिमूव करने के लिए, और आराम से जो है दो लोग जो कह रहे थे, दावे कर रहे थे कि हम सच्चा प्यार करते हैं, वो दोनों जो हैं फिर अलग हो जाए। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। और वो प्यार प्यार ही नहीं जो किसी बदलाव से प्यार बदल जाए। जो सच्चे प्यार करने वाले होते हैं वो कोई भी दुनिया में किसी भी बदलाव से चेंज नहीं करते हैं, अपना माइंड वो चेंज नहीं करते हैं, वो बिल्कुल स्थिर रहते हैं। और कोई तीसरा आके कह दे कि अरे भाई वो वैसा है, अरे भाई वो वैसी है, तो वो सब सुन के हम तीसरे की बातों में आके अपना प्यार वहाँ पे खत्म कर दे और अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं। वो प्यार प्यार ही नहीं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। ठीक है, ओ नो। अब पहले वाले स्टैंजा में उन्होंने बताया कि प्यार क्या नहीं है। अब सेकंड स्टैंजा में जब हम आते हैं तो वो कह रहे हैं कि प्यार क्या है। ये एक एवर फिक्स्ड मार्क है। एवर फिक्स्ड मार्क मतलब होता है जैसे, एवर फिक्स्ड मार्क जैसे हम आसमान में देखते हैं, नॉर्थ पोल जो है वो फिक्स्ड रहता है। ध्रुव तारा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो ध्रुव तारा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगा, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती है। तो वो सच्चा प्यार कैसा होता है, बिल्कुल ध्रुव तारे की तरह होता है। ठीक है, कई सारे हिंदू मैरिजेस में क्या होता है कि जब शादियां होती हैं रिचुअल के साथ, तो उसमें उन पंडित जी जो कहते हैं ध्रुव तारा को देखिए, और आज से जैसे ध्रुव तारा स्थिर है अपने नॉर्थ डायरेक्शन में, वैसे ही आप दोनों को हमेशा मुसीबत में, खुशी में, दुख में एक साथ रहना है। ठीक है, तो क्यों हमें ध्रुव तारा का एग्जाम्पल दिया गया? ध्रुव तारा क्योंकि अपनी पोजीशन में फिक्स्ड रहता है। उसी तरह से जो सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है अपने डायरेक्शन में। दैट्स लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। और एक और एवर फिक्स्ड मार्क हम मान सकते हैं कि ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या करता है, या जो पोल स्टार है वो क्या करता है, जब टेम्पेस्ट यानी कि समंदर में जब तूफान आ जाते हैं तो क्या होता है, नाव भटकने के चांसेस होते हैं, शिप्स जो है भटक जाते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। और पहले के टाइम में उतना कोई गैजेट्स तो होते ही नहीं थे कि जो है गैजेट्स के थ्रू हम नेविगेट कर पा रहे हैं। तो पहले जो है दो ही चीज़ें होती थी बेसिकली, एक होता था नॉर्थ पोल और दूसरा लाइट हाउस। अगर लाइट हाउस दिख गया तो क्या होता था कि शिप जो है उस डायरेक्शन की ओर बढ़ती जाती थी कि चलो एक किनारा मिल जाएगा। या नहीं तो टेम्पेस्ट, अगर हम डायरेक्शन लेस हो गए हैं, रास्ता भटक गया है शिप, तो वो नॉर्थ पोल में देखता था, देखा जाता था कि अच्छा वो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हमको अब उस हिसाब से किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर कोई बहुत मुसीबत आ गई, दो प्यार करने वालों में तूफान आ गया, ऐसा हो गया कि अब दोनों मिल ही नहीं सकते, तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो दोनों को भटकने से बचाएगी? वो होगा उनका सच्चा प्यार। दोनों में आपस में जो विश्वास है वो उनको हिलने नहीं देगा। ठीक है, इट इज द स्टार टू एवरी वेंडरिंग बार्क। वेंडरिंग का होता है भटकना, बार्क का मतलब होता है नाव। ये नाव, ये जो है ये स्टार की तरह है, वही पोल स्टार की तरह है। जो वेंडरिंग बार्क, जो भटकती हुए नावों का सहारा बनता है, वो पोल स्टार है। पोल स्टार जो है वो वेंडरिंग बार्क का
सहारा बन जाता है और उसको डायरेक्शन देता है। तो वैंडरिंग बार्क हम यहाँ पे कौन है? जो 2 प्यार करने वाले अगर किसी बात से मनमुटाव हो गया और किसी बात से वो अलग-अलग हो गए, तो उनको अपने सच्चे प्यार को और उनके जो माइंड जो यूनियन कभी हुआ था उसको याद करना चाहिए और उन सारी चीज़ों को याद करते हुए फिर से यूनाइट हो जाना चाहिए। पहले तो वो सेपरेट होंगे नहीं और अगर सेपरेट हो गए हैं तो यानी कि वो सच्चा प्यार नहीं है। तो वो वैंडरिंग बार्क जो है अगर बन भी गए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है तो वो अपने सच्चे प्यार को याद करे और अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करे। Whose words unknown although his height be taken। सच्चे प्यार की कोई कीमत लगा नहीं सकता। आजकल लोग देखते हैं कि कोई महँगे-महँगे गिफ्ट से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल प्राइसलेस होता है। प्यार जो है वो उसका कोई प्राइस टैग होता ही नहीं है। वो चीज़ों का मोहताज होता ही नहीं है। सच्चा प्यार तो सिर्फ़ फीलिंग्स का और सिर्फ़ जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन का वो सिर्फ़ उसकी उतनी ही चाहत होती है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन उसकी गहराई हम नाप सकते हैं, प्यार कितना ज़्यादा है, गहरा है, वो हम नाप सकते हैं पर उसके प्राइस हम उसको नहीं लगा सकते उसके। लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोज़ी लिप्स एंड चिक्स। यहाँ पे देखिए टी जो है कैपिटल में है। यहाँ पे टाइम को मालिक बनाया गया है और फूल यानी कि नौकर। तो सच्चा प्यार जो है वो टाइम का नौकर नहीं है कि अब इतना टाइम हो गया, अब प्यार ख़त्म करो। अब इतना टाइम हो गया, 5 2 हो गया तो अब जो है अब अपने-अपने रास्ते जाओ, नहीं। सच्चा प्यार समय का गुलाम नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि 2 रोज़ी लिप्स एंड चीक्स अट्रैक्शन देख के हो सकता है। हाँ, अपने अर्ली 20s में हर कोई अच्छा दिखता है, हर कोई अच्छा होता है। अपने अर्ली 20s में हो सकता है क्या कि हम एक अट्रैक्शन के थ्रू ही उस रिलेशन में आगे बढ़े हों, लेकिन वो कभी भी बेस नहीं होगा। उसके बाद हम उसके सूल को देखते हैं, हम उसके बाद उसके बिहेवियर को देखते हैं और टाइम से परे होता है, समय से परे होता है। सच्चा प्यार जो है वो कोई 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, कुछ घंटों का मोहताज नहीं होता, ठीक है? विदिन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। अब क्या है यहाँ पे? सिकल। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं सिकल। ये क्या है? एक तरह का एक औज़ार होता है जिससे कि हम लोग घास वगैरह काटते हैं, ठीक है? तो उसके जो है कंपास में उसके रेंज में जैसे घास आ गई तो उतना कट जाएगा, फिर हम दूसरी बार सिक्के को चलाएँगे तो कुछ घास आ जाएगी। तो उसकी एक रेंज होती है, वो कट कर देता है। तो टाइम को यहाँ पे अ, सिकल से कंपेयर किया गया है कि टाइम जो है उसकी रेंज में आते जाएँगे तो हमारा जो रोज़ी लिप्स है, चीक्स है, वो टाइम के साथ धीरे-धीरे हो सकता है कि उसका रंग ढल जाए। वो अब पहले की तरह पिंक ना हो। रोज़ी लिप्स है, चिक्स है, अपने यंग जब होते हैं, जब यंग लोग होते हैं तो उस टाइम का फेस, उस टाइम की बॉडी जो एनर्जी होती है वो तो 50s में, 60s में नहीं होती है ना। तो क्योंकि टाइम जो है उसकी ब्यूटी को ख़त्म कर सकता है, लेकिन उस प्यार को ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, ये एक ओल्ड कपल है, ये व्हीलचेयर्स में है। इन दोनों की बॉन्डिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अपने अर्ली 20s में अगर ये मिले होंगे, तो अपने 60s में जाकर 70s में जाकर भी इनका प्यार जो है, ये वैसा ही है। तो टाइम का नौकर नहीं होता है सच्चा प्यार। इस फ़ोटो से आप समय देख सकते हैं। लोग शादियाँ करते हैं तो 50th एनिवर्सरी मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? क्योंकि वो लोगों ने समय को नहीं बाँधा। उन्होंने प्यार को बियॉन्ड अपने टाइम के लेके चले वो, ठीक है? Within his bending seeker's compass come, love alters not with his brief hours and weeks। समय के साथ प्यार नहीं, ऐसा नहीं होता कि समय के साथ कम हो जाता है कि ठीक है पहले थे अपने 20s 30s में नया-नया जो मिले तो बहुत ज़्यादा प्यार था, अब कुछ भी वैसा नहीं है, अब कोई बातचीत नहीं है, अब वो कहाँ है, नहीं है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होता है, उसका जो है सालों-साल चलता है ये, ठीक है? और सच्चा प्यार जो होता है ना, कुछ घंटों, कुछ महीनों के लिए नहीं होता है, वो हमेशा के लिए होता है, फॉरएवर होता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब होता है कयामत। मतलब सच्चा प्यार जो होता है ना, वो कयामत तक चलता है, वो कुछ सालों के लिए नहीं होता है। कहते हैं सच्चा प्यार जो अगर आज हुआ, तो वो कयामत, कहते हैं ना कि एज ऑफ डूम का मतलब होता है इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का लास्ट डे। लोग कहते हैं कि दुनिया
जो है बहुत आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगा, या बहुत ठंडी हो जाएगी तो फिर सब लाइफ खत्म हो जाएगा। एज ऑफ डून का मतलब होता है जिस दिन दुनिया का आखिरी दिन, उस दिन तक जो है प्यार, सच्चा प्यार चलता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन है, 2 लाइन्स है और कपलेट है ये। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर डब्ड। अगर ये एरर हो जाता है, अगर ये सारी बातें जो भी उन्होंने सच्चे प्यार के बारे में बोला कि जैसे बदलता नहीं है, या कोई तीसरा रिमूवर आके हमें रिमूव नहीं कर सकता है, अगर फिजिकली अलग भी हो जाते हैं तो स्पिरिचुअली हम लोग एक ही हैं, तो और टाइम जो है प्यार को कम नहीं कर सकता, या वेंडरिंग जो है नाव को कौन दिशा देता है, डायरेक्शन देता है, वो पोल स्टार की तरह होता है सच्चा प्यार। वो सारी बातें अगर गलत हो जाए, तो वो कहते हैं कि अगर ये सारी बातें मैंने जो लिखा, वो अगर सारी बातें जो है गलत कोई प्रूव कर दे, आई नेवर रिट, यहाँ पे रिट जो है ये रोट का पहले ओल्ड फॉर्म में रोट को इसी तरह रिट लिखा जाता था जब शेक्सपियर के टाइम पे इंग्लिश चलती थी। तो उस टाइम जैसे हम लोग देखते हैं कि THOU, दो को यू बोलते हैं, इसी तरह से रोट को रिट बोला जाता था उस टाइम पे। तो कहने का मतलब है, तो मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं और ना ही कभी किसी ने प्यार किया। तो सच्चे प्यार के बारे में वो भी दावा करते हैं कि जिनको सच्चा प्यार हुआ है, वो इन सारी बातों को मैच कर पाएँगे, वो सारी बातों को फ़ील कर पाएँगे कि सच्चे प्यार में फ़िज़िकली साथ रहना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दूर-दूर भी रह रहे हैं और दूर-दूर रह के भी एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे की केयर कर रहे हैं, एक-दूसरे के बारे में जो है अच्छा सोच रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वही सच्चा प्यार है। तो इसी के साथ जो है किस पोएम को एक्सप्लेनेशन एंड करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं ग्लॉसरी में। मैरिज का मतलब है यूनियन, ठीक है? एडमिट का मतलब है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने का मतलब एक्सेप्ट करना। इम्पेडिमेंट्स का मतलब ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स कई तरह की जो रुकावटें होती हैं उसको इम्पेडिमेंट्स बोलते हैं। अल्टर्स का मतलब होता है चेंजेस, बेंड्स, मुड़ जाना, झुक जाना, स्टूप्स। टेम्पेस्ट का मतलब होता है ग्रेट डिस्टर्बेंसेस, जैसे समंदर में तूफान आ गया, या कोई भी तरह की आंधी तूफान, साइक्लोन, उसको टेम्पेस्ट बोलते हैं। ऑक्टेव होता है स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स, सेस्टेट स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स, क्वार्ट्रेंस स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, कपलेट स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स, रिट ओल्ड यूज ऑफ रोट। मेटाफर यहाँ पे आया है फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू सीमिंगली टू अनलाइक थिंग्स। दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं, वो भी अनलाइक चीज़ों को, तो इसको मेटाफर बोलते हैं। वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे मैरिज को मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एक्चुअली मैरिज तो दो लोगों का होता है, पर माइंड्स को यहाँ पे हम मेटाफर के रूप में यूज़ करके उनसे कंपेयर करा के यहाँ पे मेटाफर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।